संवैधानिक विकास की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन उन्नीस सौ 46। कैबिनेट मिशन 1946। दूसरा हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन 1946। अब हम कैबिनेट मिशन 1946 को देखते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव कराए गए। आम चुनाव कराए गए और इस आम चुनाव में लेबर पार्टी इस आम चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई और लेबर पार्टी की ओर से क्लेमेंट एटली पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। देखिए, लेबर पार्टी उदारवादी दृष्टिकोण की पार्टी थी या उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार बनी। उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी और क्लेमेंट एटली ने ये कहा 14 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद को बोलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और भारतीयों को स्वतंत्र होना चाहिए। ये क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में, प्रधानमंत्री जब इनको बना दिया गया तो उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली ने ये कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, हक है और उनको स्वतंत्र होना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 मंत्रियों को भारत भेजा। देखिए, इन्होंने 3 सदस्यीय मिशन भारत भेजा और इसके 3 सदस्य देखिए कौन कौन थे। एक सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे सदस्य थे
लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तीसरे सदस्य थे A.B. अलेक्जेंडर। देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। देखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर ये तीनों ही कैबिनेट के सदस्य थे। और देखिए, यहाँ पैथिक लॉरेंस को इस मिशन का अध्यक्ष बनाया। और ये 3 सदस्यीय मिशन मार्च 1946 में भारत भेजा गया और 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। ठीक है, जब यह मिशन दिल्ली पहुंचा तो इस मिशन ने तत्काल रूप से एक अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। इस मिशन ने तत्काल रूप से एक अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। संविधान के निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। देखिए, इस कैबिनेट मिशन में या इस योजना में क्या इसके अंतर्गत बातें कहीं उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि संविधान सभा, देखिए संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ना कि वयस्क मताधिकार पर। ना कि वयस्क मताधिकार पर। देखिए, कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा, संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य चुनेंगे, आम जनता इनको नहीं चुनेगी, या प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो वयस्क मताधिकार है उसका उपयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। तो देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किसने चुना था? उनको चुना था प्रांतीय विधानसभाओं ने।
दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया गया था? तो इसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर। देखिए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार का मतलब है कि इनका चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं किया गया था। इनका चुनाव जो जनता के द्वारा प्रांतीय विधानसभा चुनी गई थी, उन प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। देखिए, इसको स्ट्रक्चर के तौर पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आम जनता के द्वारा चुनाव किया गया प्रांतीय विधानसभाओं का, और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनाव किया गया संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों का। तो देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं किया गया था। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सीधा अर्थ है कि जनता ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इस चुनाव में भाग लिया था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने गए थे। देखिए, दूसरा इसमें प्रमुख क्या कहा गया, दूसरा ये कहा गया कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य या संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक प्रतिनिधि आएगा। देखिए, संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या से एक सदस्य को चुना जाएगा और प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। और यहाँ जो समुदायी प्रतिनिधि विधानमंडल यानी कि सामुदायिक मान्यताएं थी, यहाँ मान्यता प्राप्त कुछ समुदाय थे, कुछ समुदाय को यहाँ मान्यता दी गई थी समुदाय के आधार पर। देखिए, ये समुदाय मान्यता प्राप्त है, यानी कि इनको संविधान सभा द्वारा मान्यता दी जानी थी। और ये थे, पहला जो समुदाय था वो था सामान्य। देखिए, यहाँ सामान्य समुदाय का यहाँ बात कही गई थी। दूसरा, यहाँ मान्यता दी गई थी मुस्लिम समुदाय को। और तीसरा, यहाँ मान्यता प्राप्त समुदाय था सिख। और देखिए, सिख समुदाय केवल पंजाब के अंदर मान्यता प्राप्त था। सिख समुदाय केवल पंजाब में मान्यता प्राप्त था। इसको भारत के किसी और राज्य में जो समुदाय का दर्जा नहीं दिया गया। अब यहाँ जो नया बिंदु है उसको देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं ने किया था, जबकि यहाँ संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया गया था। अब यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाने का प्रावधान था।
अलग संविधान बनाने का प्रावधान था। यानी कि प्रांतों को ये कहा गया था कि प्रांत जो है वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। उनको अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र रखा गया था। देखिए, संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई। यानी कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। ब्रिटिश प्रांतों से, जो उस समय के सामान्य प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से 93 सदस्य रियासतों से आएंगे। 93 सदस्य रियासतों से आएंगे, जबकि 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से या कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। कमिश्नरी क्षेत्रों से, यहाँ 4 सदस्यों को कमिश्नरी क्षेत्रों से आना था, 93 सदस्यों को रियासतों से आना था और 292 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों से होना था। देखिए, अगर हम इस विभाजन को सामुदायिक आधार पर देखने का प्रयास करें तो समुदाय के आधार पर यह विभाजन किस प्रकार था। सामुदायिक आधार पर विभाजन, इस विभाजन को हम सामुदायिक आधार पर देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ 213 सदस्य सामान्य से आने थे। 213 सदस्य सामान्य और 79 सदस्य मुस्लिम, 79 सदस्य मुस्लिम आने थे और 4 सदस्य सिख, 4 सदस्य सिख आने थे। देखिए, संविधान सभा में इन 3 समुदायों को ही मान्यता प्राप्त समुदाय कहा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में मान्यता प्राप्त थे, तो सिखों के लिए 4 सीटें रिजर्व थी पंजाब में, 79 सीटें मुस्लिमों के लिए और 213 सीटें सामान्य के लिए रिजर्व थीं। प्रांतों को यहाँ कई भागों में बांटा गया, लेकिन अब हम देखते हैं, अगर हम महिला सदस्यों की बात करें तो महिला संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। महिला सदस्य अनुसूचित जाति के 26 सदस्य, यानी कि एससी समुदाय से 26 सदस्य और एसटी समुदाय से 33 सदस्य थे। देखिए, यहाँ हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि या जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा में शामिल
नहीं थे। देखिए एक बार हम इसका रिवीजन देखते हैं। ये कैबिनेट मिशन 1946 और अंतरिम सरकार का गठन 1946 आज के हमारे विषय हैं। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार थी, भारत को आज़ाद करना चाहती थी। क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण दिया और उसमें कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इन्होंने 3 सदस्यों का एक मिशन बनाया, इसमें 3 कैबिनेट सदस्यों को रखा गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इनको एक कैबिनेट मिशन बना के भारत भेजा और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। देखिए इस मिशन के क्या उद्देश्य थे, इस मिशन ने क्या बताया। इन्होंने कहा कि तत्काल रूप से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए और संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की। योजना क्या थी उसको समझते हैं। देखिए संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। आम जनता इसमें भाग नहीं लेगी, प्रांतीय विधानसभाएं भाग लेंगी और संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। संविधान सभा में 3 समुदाय को मान्यता प्राप्त बनाया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख केवल पंजाब में। प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाने की बात कही गई। सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से। और यहाँ अगर सामुदायिक आधार पर हम इसको देखने की बात करें तो सामुदायिक आधार पर 213 सदस्य सामान्य थे, 79 सदस्य मुस्लिम थे और 4 सदस्य सिख। सिख केवल पंजाब में रिजर्व थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, 26 एससी सदस्य थे, 33 एसटी सदस्य थे और हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। देखिए अब हमारा नया विषय है अंतरिम सरकार का गठन। देखिए अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। और जब कैबिनेट मिशन योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। एक अंतरिम सरकार बनी और देखिए इस सरकार का जो अध्यक्ष था, इस सरकार का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ये वायसराय थे। और इसके जो उपाध्यक्ष बनाया गया, ये बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को। देखिए, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और देखिए, इनको मिला करके कुल 13 सदस्य इस सरकार में शामिल थे और प्रारंभिक तौर पे मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा बन गई। देखिए, प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इसका हिस्सा बन गई और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। देखिए, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि बाहर से पाकिस्तान की मांग को उठाने से बेहतर है कि परिषद के अंदर रहकर भारत यानी कि पाकिस्तान की मांग को उठाया जाए, भारत विभाजन की मांग को उठाया जाए। इसीलिए 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग संविधान यानी कि अंतरिम सरकार में शामिल हो गई और अंतरिम सरकार में शामिल हुई तो कांग्रेस के 3 सदस्यों का इस्तीफा हुआ। देखिए, सैयद अली जहीर जी का इस्तीफा हुआ। सैयद अली जहीर इनका इस्तीफा हुआ। शरत चंद्र बोस जी का इस्तीफा हुआ। शरत चंद्र बोस जी का इस्तीफा हुआ और साफत अहमद खां जी का इस्तीफा हुआ। साफत अहमद खां। देखिए, ये 3 इस्तीफे हुए और इन 3 इस्तीफों के बाद मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को सरकार में शामिल किया गया। तो अब मुस्लिम लीग के शामिल हो जाने के बाद कुल सदस्यों की संख्या हो गई 15। देखिए, इनमें से हम मुख्य रूप से जो मुख्य सदस्य थे उनको हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस किस सदस्य को क्या क्या विभाग दिया गया था। देखिए, यहाँ हम माउंटबेटन को देखते हैं। माउंटबेटन सरकार के अध्यक्ष थे। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे सरकार के और विदेशी मामले इनके पास थे। विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, और विदेशी मामलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ इनके पास था। राष्ट्रमंडल। उसी के बाद वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और गृह मंत्री होने के साथ साथ इनके पास सूचना और प्रसारण विभाग भी था। सूचना व प्रसारण मंत्री। फिर यहाँ रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह।
रक्षा मंत्री। देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हीं को देख रहे हैं। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे शिक्षा मंत्री। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? शिक्षा मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। रेलवे मंत्री थे आसफ अली। आसफ अली। आसफ अली रेलवे मंत्री। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि हम अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं और उस अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं जो 1946 में बनी थी। आसफ अली रेलवे मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। अब हम कुछ लीग के सदस्य देखते हैं, मुस्लिम लीग के, जिनको मंत्रालय दिए गए थे। देखिए मुस्लिम लीग में जो सबसे मुख्य थे लियाकत अली खान, और सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न लियाकत अली। और लियाकत अली को महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था और इनका विभाग था वित्त। देखिए ये समस्त सदस्य लीग के सदस्य हैं। अब हम लीग के सदस्य देख रहे हैं। यहाँ गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मिला। गजानफर अली खान। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय। और इसी प्रकार से जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल। और जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला विधि मंत्रालय। देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल भी लीग से संबंधित थे, इनको विधि मंत्रालय मिला। आई चुंद्रीगर को वाणिज्य। आई चुंद्रीगर को वाणिज्य। और अब्दुल रब निस्तार को संचार। अब्दुल रब निस्तार इनको मिला संचार। देखिए यहाँ जो मुख्य मंत्रालय हैं लियाकत अली खान और जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय मिला और लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय। और सबसे इम्पोर्टेंट है लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय और दूसरा है जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय। बस ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ये जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम कैबिनेट के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वाक्य दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सरकार के संबंध में ये कहा था कि एक देश की सरकार है, एक देश की सरकार, एक देश की सरकार जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं, जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। देखिए अब हमारे जो कल के विषय रहेंगे, कल के विषय हमारे रहेंगे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, और माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना।
ये हमारे कल के विषय रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचती रहेंगी। हमारी नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।